वेलकम बैक अगेन। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उबंटू। उबंटू, इसका क्या मतलब होता है ये तो कहानी को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रपोज्ड अ गेम टू द किड्स इन एन अफ्रीकन ट्राइब। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? मानव शास्त्री या मानव विज्ञानी जो एंथ्रोपोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजी का विशेषज्ञ होता है, यानी कि मानव शास्त्र का विशेषज्ञ होता है, जो कि मानव के व्यवहार के ऊपर अध्ययन करते हैं। मानव का विकास, मानव की उत्पत्ति और मानव का व्यवहार, इस तरह के विषयों के ऊपर जो अध्ययन करते हैं। जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके रीति रिवाज, उनके कल्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनके हैबिट्स, उनके बिहेवियर्स, इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो सब कंडक्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। तो एक मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री जो थे, उन्होंने क्या किया? प्रपोज्ड अ गेम टू द किड्स इन एन अफ्रीकन ट्राइब। वो एक अफ्रीकन ट्राइब के अंदर गए, अफ्रीका की एक जनजाति के अंदर गए। वो ट्राइब क्या होती है? जनजाति। जैसे भारत में आदिवासी लोग रहते हैं, तो उसी तरह से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं, जो कि जनजाति के लोग होते हैं, कबीले के लोग, जो कि खास करके दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। और सेम तरह की उनकी वेशभूषा रहती है, उनकी संस्कृति और उनके जो भी कस्टम्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। और ख़ास तौर पर ये काफ़ी पिछड़े हुए पाए जाते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। और एक ही तरह के पहनावे और संस्कृतियाँ इनकी रहती हैं सामान्य रूप से। जो एक विशेष किस्म का जो कबीला होता है, उसके रीति रिवाज, उनकी बोली, उनका पहनावा वो लगभग एक तरह का ही होता है और उनका कोई ना कोई मुखिया होता है। तो अफ्रीका की कोई ट्राइब थी, वहाँ पर ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो गए हुए थे अफ्रीका की किसी जनजाति या कबीले में। और वहाँ पर उनको जो है ना कुछ बच्चे मिलते हैं, किड्स। उनके सामने वो एक गेम खेलने का प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोज करते हैं उनको कि चलो कोई गेम खेलते हैं। अफ्रीका की किसी ट्राइब के अंदर वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लोगों के व्यवहार के ऊपर अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। तो उनके सामने उनके जो बच्चे थे उस ट्राइब के, जिंगालालाहू हू, तो उन बच्चों के सामने जो है वो एक प्रस्ताव रखते हैं गेम खेलने का। उन बच्चों के ऊपर वो एक स्टडी करना चाह रहे थे। तो कैसा गेम था देखते हैं इसके बारे में। ही पुट सम स्वीट्स एंड कैंडीज इन अ बास्केट नियर अ ट्री। उन्होंने पुट यानी रख दिया, सम स्वीट्स एंड कैंडीज, कुछ एक कैंडीज यानी टॉफियाँ वगैरह, और कुछ एक मिठाइयाँ एक बास्केट में, किसी टोकरी में डाल करके किसी पेड़ के पास में उन्होंने रख दी। ही मेड द चिल्ड्रन स्टैंड 100 मीटर्स अवे। उन्होंने बच्चों को 100 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया। अवे होता है दूर, मेड द चिल्ड्रन स्टैंड, खड़े होना होता है स्टैंड, और खड़े करवाना, तो खड़े करवाने के लिए तो कोई वर्ब नहीं होती, तो हमें पॉजिटिव वर्ब जो होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मेड जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब है। मेड स्टैंड, मेक स्टैंड यानी खड़े करवाना, यानी खड़े होने के लिए मजबूर करना या खड़े करवाना। तो ही मेड द चिल्ड्रन स्टैंड, तो ये पॉजिटिव या प्रेरणार्थक क्रिया है, मेक स्टैंड या मेड स्टैंड। तो उसने क्या किया? बच्चों को खड़ा करवा दिया 100 मीटर दूर, उनके एक लाइन बनवा दी और उनको खड़ा करवा दिया। देन ही अनाउंस्ड, और तब उसने घोषणा की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, कि किड्स, कि बच्चों, देर आर स्वीट्स एंड कैंडीज इन दैट बास्केट अंडर द ट्री। कि वो देख रहे हो उस पेड़ को, उस पेड़ के नीचे जो टोकरी पड़ी हुई है उसके अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ और कैंडीज हैं। whoever reaches there first will get all the sweets and candies। whoever, जो कोई भी, reaches there, वहां पर पहुंचता है यानी पहुंचेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग जो है कई बार फ्यूचर को दिखाने के लिए, नियर फ्यूचर को दिखाने के लिए जो है किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को निकट के भविष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। जो कोई भी वहां पहले पहुंचता है, कहने का मतलब पहुंचेगा। विल गेट, तो प्राप्त करेगा, ऑल द स्वीट्स, सारी की सारी मिठाइयाँ एंड कैंडीज,
और वो सारी की सारी कैंडीज़, जो भी टॉफ़ियाँ या चॉकलेट जो भी हैं, तो सारी मिठाइयाँ और कैंडीज़ उसको मिल जाएँगी, जो भी वहाँ पर पहले पहुँचेगा। यानी तुम्हारी रेस करवाएँगे, दौड़ लगवाएँगे तुमसे, और जो भी वहाँ पहले पहुँच जाएगा, 100 मीटर की दूरी सबसे पहले तय कर लेगा उस टोकरी तक, उसको वो सारी की सारी मिठाइयाँ और कैंडीज़ मिल जाएँगी। लेट्स सी, यानी लेट अस सी हु विल बी द फर्स्ट विनर, कि पहला विजेता कौन बनता है। चलो देखते हैं। तो वो जो है उनकी दौड़ शुरू करवाता है, और सबको लाइन में तो उसने लगवा ही रखा था, और उनको बोलता है रेडी स्टेडी गो। जब कोई रेस शुरू होती है तो उसकी शुरुआत में ये शब्द बोले जाते हैं कि तैयार हो जाओ, स्टेडी स्थिर हो जाओ, यानी अपना फोकस जो है वो धारण कर लो, एकदम स्थिर हो जाओ, स्थिर अवस्था में आ जाओ, एंड गो, और दौड़ो, चलो भागो। यू विल बी सरप्राइज टू नो वट द चिल्ड्रन डिड नेक्स्ट। आपको बड़ा ही अचरज होगा, अचंबा होगा कि इसके बाद बच्चों ने क्या किया। वट द चिल्ड्रन डिड नेक्स्ट, कि बच्चों ने इसके बाद क्या किया, आपको ये जान करके बड़ा ही अचंबा होगा। ऑल ऑफ देम हेल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड रैन टुगेदर टुवर्ड्स द ट्री। सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हेल्ड यानी पकड़ लिया, होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है। तो उन सभी ने क्या किया, एक दूसरे का हाथ थाम लिया, हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का। एंड रैन टुगेदर टुवर्ड्स द ट्री, और पेड़ की तरफ सारे के सारे, टुवर्ड्स क्या होता है, की तरफ, की ओर, सारे के सारे इकट्ठे दौड़ गए। पेड़ की तरफ सारे के सारे इकट्ठे ही दौड़ने लग गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तो नहीं बोला था ना उनको, उनको तो ये बोला था कि अलग अलग भागो और जो भी फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया ताकि कोई आगे पीछे हो ही ना, और उस पेड़ की तरफ सारे के सारे इकट्ठे भागने लग गए। वैन दे गोट द बास्केट, और जब उन्होंने उस बास्केट को प्राप्त कर लिया, उस टोकरी को प्राप्त कर लिया, वहां तक पहुंच गए वो, तो उन्होंने क्या किया, दे ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एंड कैंडीज इक्वली अमंग देमसेल्व्स। देमसेल्व्स यानी कि स्वयं, अमंग यानी के बीच में, दो से ज़्यादा के बीच में के लिए हम अमंग लगाते हैं, और सिर्फ दो हों तो बिटवीन लगाते हैं, प्रेपोजिशन। तो उन्होंने क्या किया, जब वो वहाँ पहुँच गए तो दे ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने आपस में बांट लिया द स्वीट्स एंड कैंडीज, उन कैंडीज को और स्वीट्स को इक्वली बराबर रूप से, जितनी भी स्वीट्स और कैंडीज थी आपस में बराबर बराबर बांट ली। देमसेल्व्स यानी स्वयं, स्वयं के बीच में, अमंग के बीच में, यानी सबने आपस में बराबर बराबर बांट ली। देन दे सेट टुगेदर, और अब वो इकट्ठे बैठ गए, टुगेदर होता है इकट्ठे, एंजॉइंग देयर ट्रीट्स, अपनी ट्रीट्स को एंजॉय करते हुए। उनको जो ट्रीट मिली थी, ट्रीट का क्या मतलब है, जब कोई किसी को ट्रीट देता है यानी छोटी मोटी कोई पार्टी करना, छोटी मोटी कोई दावत देना, यानी फ्री में किसी को कुछ खाने पीने के लिए देना, यानी उसके पैसे वो नहीं देगा जिसको खिलाया पिलाया जा रहा है, उसके पैसे वही व्यक्ति देगा जिसने ट्रीट दी है, और जिसको ट्रीट मिली है वो फ्री में उन चीज़ों का आनंद उठाएगा। तो फ्रेंडली बिहेवियर के तौर पर ट्रीट जो है दी जाती है, यानी दोस्त होते हैं आपस में एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, यानी वो उसके पैसे एक दूसरे से नहीं लेते हैं, उसका भुगतान कोई एक व्यक्ति कर देता है, और सारे आपस में मिल करके उसका आनंद उठाते हैं, जो भी खाने पीने के लिए वो मंगवाते हैं। तो वो होती है ट्रीट, यानी साथ मिल करके फ्री में दावत उड़ाना, जिसका भुगतान हर व्यक्ति नहीं करेगा, जिसको ट्रीट मिली है वो उसका भुगतान नहीं करेगा, वो उसका फ्री में आनंद उठाएगा। इसका मतलब आनंद उठाना भी आप कह सकते हो, कि सारे मिल करके ट्रीट उड़ाते हैं, पार्टी मिल करके करते हैं या आनंद मनाते हैं। तो दे ऑल सेट टुगेदर एंजॉइंग देयर ट्रीट्स, वो अपनी ट्रीट का जो है आनंद ले रहे थे। उनको तो फ्री में मिल गई थी वो टोकरियाँ, कैंडीज और ये स्वीट्स वगैरह, उसके उनके पैसे तो नहीं लगे थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरे से छीना नहीं कि सारा मैं ही हड़प जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। सारे के सारे उन्होंने आपस में मिलकर के बांट लिया। उनको ऐसा कोई लालच नहीं था कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मैं हड़प लूँ, सारा मेरे को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हाथ थाम लिया एक दूसरे का, वो बराबर दौड़ने लग गए साथ साथ, और जब वो टोकरी मिल गई तो उन्होंने क्या किया, आपस में सबने बराबर बराबर बांट लिया और उसका मजा उठाने लगे। तो बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर है। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। अगर इंडिया में आप बच्चों को इस तरह से करने के लिए बोलोगे तो वो क्या करेंगे, उनके मन में हम पहले से ही बचपन से ये फीड कर देते हैं क्या, कि फर्स्ट आना है। क्लास में भी उनको यही बोला जाता है, टीचर्स के द्वारा भी,
हमेशा फर्स्ट आना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तुम्हें औरों को पीछे छोड़ना है। यानी कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना है, कंपटीशन की जो भावना है, एक दूसरे से आगे निकलने की जो भावना है, वो उनके अंदर बचपन से ही डाल दी जाती है। तो लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे थे अफ्रीका वाले, वो भी जनजाति के, जिसे कि हम पिछड़े मानते हैं, उनको तो हम ये मानते हैं कि जनजाति वाले लोग जो होते हैं वो बहुत पिछड़े किस्म के होते हैं, वो तो बस जिंगल हू करने के लिए ही होते हैं। वो तो हम जो शहर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बहुत सभ्य हैं, कल्चर्ड हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, इतने एडवांस लोग हैं हम। लेकिन एक दूसरे से कॉम्पीट ही करते रहते हैं ज़िंदगी भर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं तुमसे आगे हूँ देखो। लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, इतने सीधे सरल सादे लोग थे वो। बच्चे भी, बच्चों में भी कोई ऐसी कॉम्पिटिटिवनेस की कोई भावना नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सहायता करने की भावना, को एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना। कंपटीशन तो जानते ही नहीं थे कि एक दूसरे से आगे कैसे निकलना है, बस एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, वो सिर्फ इतना ही जानते थे। बेशक से उनको एबीसीडी ना आती हो चाहे, लेकिन एक दूसरे की मदद करना वो जरूर जानते थे। तो कितनी कितनी बड़ी बात इन बच्चों ने इसके अंदर पेश की है, कितनी बड़ी मिसाल है ये। चलिए आगे देखते हैं इसको। देन द एंथ्रोपोलॉजिस्ट केम नियर देम, तो वो जो मानव विज्ञानी मानव शास्त्री था, केम नियर देम, उनके निकट आया एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा, व्हाई डिड यू रन लाइक दिस, इस तरह से क्यों दौड़ पड़े तुम, यानी हाथ में हाथ लेकर के, ऐसे तो नहीं बोला था तुम्हें। एनीवन कुड हैव हैड ऑल द स्वीट्स फॉर हिमसेल्फ, कि तुम में से कोई भी कुड हैव पा सकता था, हैड यानी रखना, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म है, ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है रखने के अर्थ में, कि तुम में से किसी को भी मिल सकती थी ऑल द स्वीट्स फॉर हिमसेल्फ, अकेले को मिल सकती थी, तुम में से किसी को भी वो सारी की सारी मिल जाती। ही वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द गेम, और उसको जो है ना गेम का विनर डिक्लेयर किया गया होता, किया जाता, वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड, उसको विनर डिक्लेयर किया गया होता, एंड ऑनर्ड, उसको सम्मानित किया गया होता विद अ स्पेशल प्राइज, और एक विशेष सम्मान, एक इनाम दे करके, एज वेल यानी भी, उसको एक इनाम भी मिला होता, स्पेशल इनाम उसको मिला होता, वो भी साथ में मिलता, स्वीट्स और कैंडीज भी मिलती और एक इनाम भी मिलता। वाई डिड यू बिहेव लाइक दिस, तुमने इस तरह का व्यवहार क्यों किया कि सारे इकट्ठे चले गए तुम तो। मैंने कहा था कि जो पहले जाएगा, जिसको पहले टोकरी को हाथ लगाएगा जो, उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम तो सारे के सारे इकट्ठे हाथ में हाथ लेकर के चल पड़े और बराबर बराबर बांट के खाने लग गए। ये क्या बात, समझ नहीं आया कुछ, इसके बारे में बताओ कुछ, ऐसा तो कहीं कभी नहीं देखा, ऐसा तो उसे खुद के बच्चे नहीं करते होंगे। देन दे ऑल रिस्पॉन्डेड इन वन वॉइस, रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया देना, तब उन्होंने सिर्फ एक आवाज में एक ही प्रतिक्रिया दी उनकी अपनी भाषा में, वो बोले सारे मिल करके, उबंटू, उबंटू, इसका जवाब है उबंटू। अभी क्या होता है उबंटू, उनकी भाषा में क्या मतलब है इसका। इन अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीका की संस्कृति में उबंटू मीन्स, उबंटू का अर्थ होता है आई एम बिकॉज वी आर, कि हम हैं तो मैं हूं, यानी मैं हूं, आई एम मैं हूं, बिकॉज क्योंकि, वी आर क्योंकि हम हैं तो मैं हूं, अगर हम नहीं होंगे तो मैं भी नहीं हूंगा। कितनी बड़ी बात है ये। अफ्रीका की संस्कृति में एक उबंटू जो शब्द चलता है, उसका क्या मतलब है, आई एम बिकॉज वी आर, हम हैं इसी वजह से मैं हूं, या मैं हूं क्योंकि हम सभी हैं। अगर हम सभी ना हो तो मेरा होने का कोई मतलब नहीं है, यानी हम सब इकट्ठे हैं, हम सब ह्यूमैनिटी हैं, हम सब मानव हैं, तो हम सब इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति जो है कोऑपरेशन की भावना रखनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की। तो ये मतलब है उबंटू का। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और इसी वर्ड से प्रभावित होकर के उसका नाम रखा गया है। जैसे विंडोज़ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह से एक फ्री वर्जन भी है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर्स में यूज़ करने के लिए, तो वो है उबंटू। इस तरह के बहुत सारे फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें से एक उबंटू भी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है।
तो बड़ा गहरा अर्थ है इसका। हाउ कैन वन बी हैप्पी व्हेन अदर्स आर सैड। तो उन बच्चों ने ये बताया उसको, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, बहुत ही बड़ी जबरदस्त बात बोली कि हाउ कैन वन बी हैप्पी, कि कोई एक कैसे खुश हो सकता है व्हेन अदर्स आर सैड, जब बाकी सारे के सारे दुखी हैं, उदास हैं, तो कोई भला एक कैसे खुश हो सकता है, कोई एक कैसे खुशी मना सकता है। कि अगर कोई एक बच्चा वो टोकरी को पा लेता, फर्स्ट आ जाता, और वो सारी की सारी मिठाइयाँ उसको मिल जाती, तो वो खुश हो जाता और बाकी सारे के सारे दुखी हो जाते। तो ये क्या मतलब हुआ? ये कैसी खुशी है जो सबको दुखी करके मिले? यानी बाकी सभी को दुखी करके कोई एक खुशी पाए, क्या इस खुशी को खुशी बोलेंगे? इतने सारे तो दुखी कर दिए आपने और सिर्फ एक खुश हो रहा है। 10 बच्चे थे तो उनमें से सिर्फ एक तो खुश हो जाएगा और 9 दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो ये कैसी खुशी है? ये तो कोई खुशी नहीं हुई। तो इन बच्चों ने इतनी बड़ी जबरदस्त बात बोली कि हाउ कैन वन बी हैप्पी, कि कोई एक कैसे खुश हो सकता है, एक कैसे खुशी मना सकता है जब उनके साथी बाकी सारे के सारे दुखी हो रहे हैं। तो क्या ये खुशी है? रियली अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल जनरेशंस, कि वास्तव में एक बड़ा ही जबरदस्त मैसेज दिया है फॉर ऑल जनरेशंस, सभी पीढ़ियों के लिए, करंट जनरेशन के लिए भी और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया है इस कहानी में उन बच्चों ने, जो कि सो कोल्ड पिछड़े हुए गरीब टाइप के बच्चे कहे जाते हैं, वो भी अफ्रीका वाले, जो कि सबसे गरीब देश में काउंट किए जाते हैं, जिनको कोई कुछ नहीं समझता। इजंट इट सो? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है कि बहुत ही जबरदस्त मैसेज इसमें दिया गया है। लेट्स हैव एन उबंटू लाइफ। चलो हम हमारे जीवन को भी उबंटू लाइफ बनाते हैं, कि हमें भी इस बात को जो है, इस लाइफ को फॉलो जरूर करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट बिलीविंग इन कोऑपरेशन रादर देन कंपटीशन। चलिए शुरू करते हैं कोऑपरेशन में विश्वास रखना, यानी एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे की सहायता करना, इसके अंदर विश्वास करना शुरू करते हैं। रादर देन यानी की तुलना में, की बजाय, अपेक्षाकृत, रादर यानी अपेक्षाकृत, रादर देन अपेक्षाकृत या की तुलना में, यानी कंपटीशन की तुलना में, कंपटीशन की बजाय हम जो है कोऑपरेशन की भावना का विकास करते हैं, उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं। यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करने की बजाय, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय, हमें जो है कोऑपरेशन की भावना का विकास करना है, और इसमें विश्वास करना सबसे पहले तो जरूरी है। अगर सिर्फ कहने को हो और हम उसमें विश्वास करें ही ना, कि इस बात को सिर्फ कहानी तक ही सीमित रखें और चलती रहे हमारी दुनिया वैसे ही कंपटीशन वाली पहले की तरह ही, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं रहेगा इस कहानी का। वी शुड थिंक एंड वर्क इन दिस डायरेक्शन। हमें सोचना चाहिए, सोचना होगा, एंड वर्क, और हमें इस दिशा में, इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में कार्य करना चाहिए, बल्कि कार्य करना होगा ऑन, कि इस बात के ऊपर कि हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ कोऑपरेटिव प्लेस, कि हम इस दुनिया को एक सहयोग करने वाला स्थान कैसे बना सकते हैं, रादर देन एक कॉम्पिटिटिव प्लेस, कि इस दुनिया को कंपटीशन से दूर करके हम एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड कैसे बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ना रखें। तो इस दुनिया को इस तरह से कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं, हमने जो डिज़ाइनिंग की है इस दुनिया की, उसमें कहाँ चूक है, कहाँ भूल है, कि इस दुनिया में हमारा जो एक कल्चर हमने बना लिया है कॉम्पिटिटिवनेस का, कंपटीशन का, एक दूसरे से आगे निकलने का, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन ही नज़र आता है। लोग एक दूसरे का गला काटना चाहते हैं आगे निकलने के लिए, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, गला काट प्रतियोगिता, दुनिया में यही चलता है। इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये बोला जाता है, जो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के अंदर थियोरी दी थी, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट है दुनिया में वही सर्वाइव कर सकता है, बाकियों का तो गला कटेगा सिर्फ। वो क्या था? कंपटीशन के ऊपर आधारित थ्योरी है। लेकिन
ये जो मंटू की फिलॉसफी है, ये क्या है, कोऑपरेशन की है, और वो उस कबीले में उन्होंने फॉलो किया है, उसको जी करके दिखाया है। उनकी दुनिया, उन आदिवासियों की, उन कबीलियाइयों जो लोग हैं वहाँ पर, कबीले वाले, उनकी जो दुनिया है, जनजाति वाले जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल, उन्होंने फॉलो किया है उसको। वो अपने क्षेत्र में वो जहाँ भी रहते हैं, बेशक से कितनी भी दूर रहते हों, ऐसे क्षेत्रों में रहते हो जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता, वो फॉलो करते हैं उसको अपनी लाइफ में। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इन बच्चों की ये स्टोरी। तो हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। आई एम बिकॉज वी आर, दैट इज उबंटू, ये मीनिंग है इसका, कि मैं हूँ क्योंकि हम हैं, हम नहीं तो मैं भी नहीं। तो क्या शिक्षा मिली आपको इस कहानी से, और क्या विचार हैं आपके इसके बारे में, ज़रूर से ज़रूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।